वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। आज की इस क्लास में हम सॉल्यूशन जो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे किससे रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक्चुअली हमने पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात की थी और नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि गैसेज जो हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कैसे मिक्स होती है, इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेनरी वो साइंटिस्ट था सबसे पहले जिसने क्वांटिटेटिवली स्टडी किया था कि अगर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर आप कोई गैस लेते हैं और उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हेनरी ने नोट किया कि जैसे ही आप किसी गैस को लिक्विड के ऊपर लेते हैं सरफेस के ऊपर और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को लेकिन आपको फिक्स रखना पड़ेगा, तो वो गैस उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर हम नॉर्मल गैसेज की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो अगर हम ऑक्सीजन के लेवल की बात करें, जैसे आप वाटर के अंदर देखते हैं तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है, लेकिन HCl गैस जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। और आप ये भी देखते हैं जैसे कोल्ड वाटर्स, जैसे वहाँ पे आप पोलर रीजन में देखते हैं कि वहाँ पे आपका एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होता है, लेकिन वार्म वाटर जहाँ पे होता है उसकी बजाय जो पोलर वाटर जो होता है वो एक तरीके से कोल्ड, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि जैसे ही आप टेम्परेचर कम रखते हो और गैसेज को आप मिक्स करना चाहते हो लिक्विड के अंदर, जैसे आप वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हो, तो जब कोल्ड सिचुएशन होती है, कोल्ड रीजन की आप बात करते हो, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल वाटर के अंदर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप वार्म वाटर की बात करते हैं वहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो मिक्सिंग होती है वाटर के अंदर वो कम हो जाती है। कहने का मतलब है हेनरीज ने ये डिस्कस किया, उसने एक्सपेरिमेंटली ये शो भी किया कि जब आप टेम्परेचर को फिक्स करके कांस्टेंट करके लिक्विड सरफेस के ऊपर जो आपने गैस ले रखी है उसको ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हेनरी ने क्या डिफाइन किया आपका, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in the liquid is directly proportional to its partial pressure over the liquid surface। मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर जैसे हम ये कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आपने ये यहां पे लिक्विड लिया है यहां तक, ठीक है। देखो, आपने शुरू में देखो ये मूवेबल पिस्टन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम इसको मूवेबल पिस्टन बना देते हैं यहां तक, ये आपका मूवेबल पिस्टन रहेगा, इसको आप नीचे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, देखो ये गैस मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये नीचे वाटर सरफेस हो गया, ये आपका लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस हो गया, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं और इस प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जैसे आप नीचे इसको मूव करवाएंगे तो यहाँ पे गैस की जो आपकी मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा नजर आएगी आपको। कहने का मतलब है टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए जैसे ही आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड सरफेस के अंदर ज्यादा एंटर कर जाते हैं, वो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बारीक सा पॉइंट जान लेना होगा, वो हालांकि बड़ा माइन्यूट पॉइंट है, उसके ऊपर बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, उसको आपको मैं बता देता हूँ। देखो, शुरुआत में सपोज करो कि आपने टेम्परेचर T1 लिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जितने गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर करने थे वो कर चुके होते हैं और उसके बाद उनका नंबर वहां पे इंक्रीज नहीं करता, मतलब उसकी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर नहीं बढ़ती। तो देखो, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब कोई गैस किसी लिक्विड में मिक्स होती है तो कुछ देर के बाद
डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। कहने का मतलब है जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये स्टेज बन जाती है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे पहले हमने T1 टेम्परेचर लिया है, इस पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो उसके बाद हम इसको प्रेशर को बढ़ा देंगे। जैसे हम प्रेशर इस पिस्टन को मूव करके नीचे ले आते हैं, इस लेवल तक हम इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है, ये पिस्टन यहां तक ले आए, तो इस पे फिर सोलिबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। मतलब पहला जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका बन चुका था, मतलब उसमें और मॉलिक्यूल मिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए, तो उसमें और ज्यादा मॉलिक्यूल वहां पे एंटर कर जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन वहां भी आके कुछ देर बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हालांकि देखो एक बात आपको भी ध्यान रखनी है कि ऐसा मत सोचना कि ये सब आपको हेनरीज ने ही बताया था। तो उनके अलावा उनके ही टाइम पे एक साइंटिस्ट और भी थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन के बारे में भी आपने 11th में भी पढ़ा था। जब हम वहां पे उनके बारे में पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यही बताया था कि solubility of the gas depends on the partial pressure of the gas. Solubility of the gas in the solution or in the liquid depends on its partial pressure. You can say in technical language you can say solubility of a gas is a function of partial pressure of the gas. कहने का मतलब है किसी गैस की solubility उसके partial pressure के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ पे पार्शियल टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं इसकी थोड़ी रियलिस्टिक सेंस बता देता हूं। हालांकि हम पार्शियल टर्म तभी यूज करते हैं जब एक से ज्यादा गैसेज हम लेते हैं। अगर एक सिंगल गैस ही हम लेंगे तो हमें पार्शियल टर्म यूज नहीं करनी चाहिए। तो पार्शियल टर्म का मतलब होता है सारा का सारा जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड सरफेस के ऊपर वो एक ही गैस की वजह से नहीं होता, वो उसमें और भी गैसेज हो सकती हैं। इसलिए पार्शियल से आप ये मतलब समझ लेना कि सारा का सारा प्रेशर वो प्योर एक ही गैस का नहीं है, उसमें और भी गैसेज हो सकती हैं। हाँ, जितनी भी गैसेज हैं उनमें जिस गैस की मोल फ्रैक्शन सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी उसी का प्रेशर ज्यादा होगा और वही ज्यादा मिक्स हो जाएगी। सपोज करो अगर आप यहां पे आप ये केस ले रहे हैं, देखो ये आपका लिक्विड हो गया, यहां पे ए टाइप की गैस अगर ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, बी टाइप की गैस की मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। यहाँ पे ए टाइप की गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, मैं वैसे शो कर रहा हूं। तो इसमें देखो आपका ये मूवेबल पिस्टन तो ऊपर है ही, तो इसमें मोल फ्रैक्शन किसकी ज्यादा हुई, ए की ज्यादा हुई। तो ए की मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुई तो ए का ही प्रेशर ज्यादा लगेगा लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वही ज्यादा मिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल टर्म से यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रोल्स लॉ में इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो इसकी मोल फ्रैक्शन ऊपर जितनी ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सोलिबिलिटी होगी। लेकिन टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है, ये ध्यान रखना। अब देखो टेम्परेचर फिक्स क्यों रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आपको। जैसे आपने अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट कर देंगे और उनसे वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और आपका जो एक तरीके से ऊपर से जो मॉलिक्यूल मिक्स होने के लिए आ रहे हैं ये इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, मतलब वो उनकी सोलिबिलिटी को रोक देंगे। तो इसका मतलब है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर जो होगा आपका जो वेपर्स की वजह से होता है, और ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रॉपर उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए टेम्परेचर को फिक्स रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ जितनी मोल फ्रैक्शन गैस की होगी
उतनी ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा। जितनी मोल फ्रैक्शन गैस की होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा, और किसी गैस का जितना प्रेशर होगा उसकी उतनी ही सोलिबिलिटी होगी। समझ गए? तो यहां से हम लिखेंगे P इज इक्वल टू के एच। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। ठीक है, हेनरीज लॉ एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट गैसेस की उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है अलग अलग गैस जो है सेम टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग सोल्यूबिलिटी शो करती हैं। तो कहने का मतलब ये है डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब है KH जो है हेनरीज कांस्टेंट जो है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया है अगर KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। देखो KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम। और KH की वैल्यू कम होगी तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। कहने का मतलब है अभी मैंने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। देखो टेम्परेचर बढ़ा, सोल्यूबिलिटी कम हुई, और KH के बढ़ने से भी सोल्यूबिलिटी कम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है KH और टेम्परेचर एनालोगस, अगर KH बढ़ेगा तो उसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ग्राफ का यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेता हूं। एक ग्राफ बनाते हैं हम। अगर हम साइक्लोहेक्सेन के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को मिक्स करते हैं तो उसका ग्राफ कैसे आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, जैसे यहां पे आप ले लेते हैं ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और यहां पे क्या है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ। ठीक है, यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये किसके बीच में है? जब आप साइक्लोहेक्सेन के अंदर आप क्या मिक्स करते हो? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मोल फ्रैक्शन आपको इस एक्सिस पे लेना है, पार्शियल प्रेशर यहां पे लेना है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। कई बार ये ग्राफ ही आपसे पूछ ले जाता है 1 मार्कर में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हमें ये देखना है कि हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पेपर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, तो आपको इसको एक बार लिख के जरूर देखना है, कम से कम 2 बार आप इसको लिख के देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स ये हमने डिस्कस किया, तो हमारे डेली लाइफ में हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। जैसे आप सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें आप CO2 गैस को मिक्स करना चाहते हो, तो इसीलिए CO2 की मिक्सिंग को बढ़ाने के लिए तो जो बोतल होती हैं सोडा वाटर की या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की, उनको आप हाई प्रेशर पे सील करते हैं ताकि उसकी CO2 की सोल्युबिलिटी और ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई होगी, टू इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन दी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट हम जिक्र करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स से रिलेटेड। स्क्यूबा डाइवर्स आपको पता ही है, जैसे वो ओशियंस के अंदर सी सरफेस से देखो नीचे चले जाते हैं, तो जैसे ही वो गहराई में जाते हैं तो वहां पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और जैसे ही वो इनहेल करते हैं एयर को, तो इनहेलेशन के दौरान उनके ब्लड के अंदर जो हाई प्रेशर होने की वजह से गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। समझ गए? जैसे ही वो देखो डेप्थ पे गए वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, इनहेल करेंगे तो इनहेल करने से ब्लड के अंदर तो वहां पे गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही वो सरफेस की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर रिलीज हो जाता है। जितना डेप्थ पे प्रेशर था सरफेस के आसपास उससे कम प्रेशर होगा। कम प्रेशर की वजह से जैसे ही वो गैसेज रिलीज करती हैं, ब्लड से रिलीज करती हैं, तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स बनने से क्या होता है कि वहां पे आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है।
बेंड स्टार्ट हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है मेडिकल कंडीशन, उसको बोलते हैं बेंड्स, जो कि बड़ी हार्मफुल होती है। तो उन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए तो आप उस गैस को, एयर को आप जब सिलेंडर लेते हो तो उस सिलेंडर के अंदर जो आप गैसेज लेते हो तो उनको आप डाइल्यूट फॉर्म में लेते हो। कहने का मतलब है वहां पे हम कुछ गैस हीलियम रखेंगे और कुछ गैस हम नाइट्रोजन की अमाउंट जो नॉर्मली गैसेज में होती है उसको हम कम कर देंगे, ऑक्सीजन को थोड़ा बढ़ा देंगे। कहने का मतलब है जो आप स्क्यूबा डाइवर्स के लिए बेंड्स को अवॉइड करने के लिए जो भी आप गैस सिलेंडर यूज करते हो उनमें देखो, उनको डाइल्यूट करने के लिए आप हीलियम कितना लेते हो 11.7%, नाइट्रोजन कितना लेते हो उसके अंदर 56.2% और ऑक्सीजन कितना लेते हो 32.1%। ये हम सिलेंडर के अंदर कंपोजिशन ले लेते हैं, उससे बेंड्स की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है, उससे बेंड्स की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो पहला केस मैंने बताया कि जो बबल्स बन जाते हैं उनसे कैपिलरीज में दिक्कत आती है जो कि पेनफुल होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और आपने नोट किया होगा, जब हम एक तरीके से माउंटेनियर्स की बात करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो माउंटेन एरिया जो होता है वहां पे हाइट पे जब हम जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने से जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं ऑक्सीजन की अमाउंट उसमें कम हो जाती है और इसी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाता है, उसकी मोल फ्रैक्शन ही कम हो जाती है। तो जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और प्रॉपर ऑक्सीजन के न पहुंच पाने की वजह से कई बार सोचने समझने की शक्ति जो होती है आपकी वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसको मेडिकल कंडीशन, मेडिकल सिचुएशन में हम एनोक्सिया बोलते हैं, समझ गए। तो इसीलिए जब वो हाइट पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रॉपरली जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो वो लेके जाते हैं। तो ये कंडीशन मैंने जो आपकी बताई इसकी एप्लीकेशंस में आती है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आपको हेनरीज लॉ समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि हेनरी ने सबसे पहले क्वांटिटेटिवली ये बताया था, जैसे ही किसी गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर बढ़ेगा मतलब उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा और उसके प्रेशर के बढ़ने से उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर और वो गैस के मॉलिक्यूल के अगेंस्ट काम करेंगे तो मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टर्म आपने नहीं लिखी तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिर हमने एक ग्राफ के बारे में बात की, मैंने कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर हमने वहां से हेनरीज लॉ कांस्टेंट की बात की। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो उस गैस की सोलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है डिफरेंट गैसेज के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद हमने उनकी एप्लीकेशंस की बात की और आपको मैंने ये शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ वहां पे प्रॉपरली एक तरीके से एस्टैब्लिश करता है, वहां पे प्रॉपरली मेंटेन रहता है। लेकिन वार्म वाटर की बात करते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसलिए वहां पे एक्वेटिक लाइफ प्रॉपरली पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये डिस्कस किया, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो हेनरीज लॉ को आप कम से कम 2 बार लिख के देखेंगे। जो मैंने बताया है इनको ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ आए तो आपको प्रॉपरली उसके बारे में कमेंट करें, शेयर भी करें आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।